Hi everyone, welcome to Chartered World Academy. Today we are going to start with our chapter number 3 which is Bank Reconciliation Statement. हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया. एक वेरी क्विक रिवीजन दे रहा हूँ सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर हो. हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है. चैप्टर नंबर 2 वाज अकाउंटिंग प्रोसेस. करेक्ट. अकाउंटिंग प्रोसेस में 6 यूनिट पढ़े थे हमने. वी स्टार्टेड विथ स्टेप बाय स्टेप. जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेजेस होते हैं, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेजेस हमने पढ़े थे यूनिट वाइज. यूनिट 1 वाज जर्नल एंट्री, जहाँ पे हमने सीखा था कि वो जर्नल बुक इज़ योर प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. जर्नल एंट्रीज के हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे और हमने जर्नल एंट्रीज के एक दो बेसिक इलस्ट्रेशंस एंड वो सब पढ़े थे, क्वेश्चंस एंड ऑल, हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री. Next, we moved on to ledgers. Account Unit 2, accounting process. Unit 2, ledgers. Ledgers क्या है हमारे प्रिंसिपल बुक. ledgers क्या है हमारे प्रिंसिपल बुक, जहाँ पे आप जर्नल एंट्रीज के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हो. वहाँ पे हमने लेजर्स के रूल्स पढ़े थे कि रूल्स फॉर पोस्टिंग क्या है, कि जर्नल एंट्री में अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है, विल डेबिट द सेम अकाउंट इन द लेजर अकाउंट्स. हम हर एक अकाउंट के लेजर अकाउंट सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. देन अगर हमने कोई अकाउंट डेबिट किया है उसको हम डेबिट करेंगे, बट रेफरेंस देंगे क्रेडिट साइड का, रेफरेंस देंगे क्रेडिट साइड का. दिस वर द रूल्स जो हम लोग ने पढ़े थे. करेक्ट. देन वी मूव्ड ऑन टू ट्रायल बैलेंस. यूनिट 3, स्टेप 3, ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हमारे लेजर के सारे बैलेंसेस एक स्टेटमेंट में दिखते हैं, विच वी कॉल इट एज ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस हमने दो तीन मेथड पढ़े थे, तीन मेथड पढ़े थे. एक था हमारा टोटल मेथड, एक है हमारा बैलेंस मेथड, दूसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट सम जो ट्रायल बैलेंस में से आ सकता है वो है कि ट्रायल बैलेंस में कुछ मिस्टेक्स होती है, आपको मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करनी है. फॉर एग्जांपल डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में लिखा हुआ रहेगा इन क्वेश्चन, आपको वो रेक्टिफाई करना है और क्रेडिट जिस जिस नेचर ऑफ बैलेंस है उस नेचर ऑफ बैलेंस साइड में आपको लिख के ट्रायल बैलेंस टैली करना है. ठीक है. ये था हमारा यूनिट 3. यूनिट 4 वॉज सब्सिडियरी बुक्स. सब्सिडियरी बुक्स में हमें डिटेल में बताया गया है कि जर्नल एंट्रीज आप सारी एक ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. यू प्रिपेयर एन नंबर ऑफ बुक्स फॉर एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स. फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक बनाया है परचेजेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, सेल्स बुक बनाते हैं सेल्स का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ही बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे अलग अलग बुक्स बनाते हैं, उसके ट्रांजेक्शन्स उन स्पेसिफिक बुक्स में लिखे जाते हैं. करेक्ट. नाउ ये सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो ही हम रिकॉर्ड करना है. कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो वो कैश बुक में जाएगा, फिर वो परचेज हो, सेल्स हो, बिल्स रिसीवेबल का डिसऑनर कुछ हुआ है तो भी वो सारी चीज़ें कैश बैंक में जाएगी. यहीं से हमने आगे पढ़े थे यूनिट 5 विच वॉज कैश बुक. कैश बुक में तीन चीज़ें पड़ी थी. फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक, उसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है. डबल कॉलम कैश बुक डिपेंड्स, मोस्टली तो कैश एंड डिस्काउंट होता है, बट अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दिया है, कैश एंड बैंक दिया है, तो हम टू कॉलम कैश एंड बैंक बुक बनाएंगे. थ्री कॉलम कैश बुक में आते हैं तो कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर करेंगे. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, कैश में अगर रिसिप्ट हो रहा है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे. कैश में अगर पेमेंट्स हो रहा है तो हम राइट साइड में लिखेंगे. करेक्ट. सेम बैंक का भी, बैंक में भी अगर रिसिप्ट हो रहा है तो हम बैंक का बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो हम बैंक को डेबिट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे जिसको हम रिसिप्ट साइड बोलते हैं. एंड पेमेंट हो रहा है, बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक के क्रेडिट साइड में, राइट साइड में, पेमेंट साइड पे लिखेंगे. करेक्ट. एंड डिस्काउंट की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में कौन सा डिस्काउंट आता है? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है. एंड राइट साइड में डिस्काउंट रिसीव. गॉट इट. यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है तो आपने रिसिप्ट साइड पे लिख दिया, ऐसा मत करना. इट्स काइंड ऑफ योर इनकम, आप ऐसे समझना कि आप राइट साइड में लिख रहे हो, क्रेडिट साइड में लिख रहे हो, ऐसे याद रखना. डिस्काउंट के कॉलम को हम टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं लिखते. एंड कैश एंड बैंक के कॉलम को हम बैलेंस करते हैं. चलो, ये हमने पढ़ा था कैश बुक में. लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक का एक अलग फॉर्मेट है. पेटी कैश बुक क्या है? एक छोटे छोटे एक्सपेंसेस करने के लिए आपके एक कैश बुक बनाया है, जिसमें आप एक मतलब जो भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप एक एक बुक में रिकॉर्ड करते हो, सो दैट इट डजेंट अफेक्ट योर मेन कैश बुक. ठीक है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स के बीच में वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स ना दिखे.
उसके लिए। तो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा था कि हमने लेफ्ट साइड में रिसिप्ट लिखा था, फिर पर्टिकुलर्स लिखते थे, डेट लिखते थे, पर्टिकुलर्स लिखते थे, वाउचर नंबर लिखते थे, एंड उसके बाद अलग अलग एक्सपेंसेस का कॉलम बनाते हैं। अगर वो कॉलम्स रिपीट हो रहे हैं तो हम एक ही में लिख रहे हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन एक ही ट्रांजेक्शन है, वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो हम सन्ड्री एक्सपेंस करके कॉलम बनाते हैं एंड सन्ड्री एक्सपेंस में लिखते हैं, बराबर। नाउ पेटी कैश बुक की जब भी बात करते हैं, वन थिंग टू नोट इज, वन थिंग टू रिमेंबर इज इम्प्रेस्ड सिस्टम। पेटी कैश बुक का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम, करेक्ट। इम्प्रेस सिस्टम क्या था कि आपको एट द स्टार्ट ऑफ योर पीरियड एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा या वो फिक्स कर दिया जाएगा। आपको पेटी कैश बुक के स्टार्टिंग में आपको इतना पैसा मिलेगा। आउट आउट ऑफ दैट बैलेंस, आउट ऑफ दैट मनी, आपने जितना एक्सपेंस कर लिया वो माइनस हो जाएगा। फिर जो बैलेंस बचा फिर जो बैलेंस बचा आपका, उसमें उतना ही अमाउंट ऐड किया जाएगा जिससे आपका फिक्स्ड अमाउंट पहुंच जाए वापस से। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, 100 आपका अमाउंट है, 40 का हमारा एक्सपेंस हुआ है, 60 बैलेंस बचा है, तो हम वापस से 100 ऐड नहीं करेंगे, हम 40 ऐड करेंगे सो दैट 60 प्लस 40 आपका 100 हो जाए। दिस वॉज द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। लास्ट यूनिट में आए हम reconciliation of errors. Unit number 6, reconciliation of errors. Most important unit from the chapter number 2. reconciliation of errors में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हमने ऐसे याद रखा था कि अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए या आप कभी कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए, आपको पुलिस पकड़ने आ जाएगी। पुलिस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉप्स भी बोलते हैं। कॉप्स मीन्स हमारे 3-4 टाइप के एरर्स। ओके, चार्ट याद करो। एरर्स में हम 2 टाइप के एरर्स करते हैं। एक था तुम्हारा टाइप एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लेरिकल एरर्स में बाइफरकेट करेंगे, 3 एरर्स है। करस्पॉन्डिंग नहीं, एक तो एरर ऑफ कमीशन, कमीशन ओमिशन ऐसे याद रखो, कमीशन ओमिशन। तीसरा है आपका कंपेंसेटिंग एरर, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कंपेंसेटिंग एरर्स, ये आ जाएगा आपका कॉप्स का शॉर्टकट, ठीक है। फिर उसके बाद ये थे आपके टाइप्स ऑफ एरर्स। फिर हमने बताया, डिस्कस किए थे कि एरर्स कब कब हो सकते हैं। स्टेजेस ऑफ एरर, एरर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त हो सकते हैं, लेजर्स पोस्टिंग करते वक्त हो सकते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त हो सकते हैं, एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद भी हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट यहाँ से हमने पढ़े थे कि हाउ कैन यू रेक्टिफाई द एरर्स, हाउ कैन यू रेक्टिफाई द एरर, व्हाट आर द स्टेजेस जब आप एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। 3 स्टेजेस पढ़े थे, एक बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एंड बिफोर फाइनल अकाउंट्स, एंड एक आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। चलो, बिफोर ट्रायल बैलेंस तो काफ़ी इजी है। या तो आपको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट देना है या आपको रिकन्सिलेशन एंट्री पास करनी है। अगर कोई एक ही अकाउंट में एरर हुआ है तो आपका वो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, रिकन्साइलिंग एंट्री नहीं होती। अगर दोनों अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है, इफेक्ट होता है, तो आपको वो रिकन्साइलिंग एंट्री होती है, ठीक है। ये पता है हमें। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था बिफोर ट्रायल बैलेंस का, उसका क्या सीन था कि आपको नॉर्मल एंट्रीज दी रहेगी और आपको उसका रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करना है। हमारा सिंपल फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है? हम पहले रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, करेक्ट एंट्री लिखेंगे एंड रिकंसाइलिंग एंट्री लिखेंगे। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, सेम अकाउंट सेम अमाउंट, वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। करेक्ट एंट्री से हम डायरेक्टली उठा लेंगे रिकंसाइलिंग एंट्री में, इज इक्वल टू डाल के जो साइड पे लिखा है वही साइड पे, एंड रॉन्ग एंट्री से हम ऑपोजिट लेके जाएंगे। ये था हमारा मेथड, ये था हमारा ट्रिक। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था हमारा? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। अब आफ्टर ट्रायल बैलेंस में होता क्या था कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, एंड फॉर दैट अगर टेम्पररी ट्रायल बैलेंस को टैली करना है तो हम एक सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं, सारा का सारा डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, बराबर। अब वो सस्पेंस अकाउंट में आप जब अमाउंट डालते हो, आपको जब ट्रांजेक्शन्स दिए जाते हैं, एरर्स के ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं,
उसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन का ऑपोजिट अकाउंट ब्लैंक है, नहीं मिल रहा कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, आपका रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री में से एक एक अकाउंट कैंसिल हो गया है, करेक्ट एंट्री वाला तो एज इट इज आ गया, रॉन्ग एंट्री में कुछ बचा ही नहीं है, तब जाके आपको सस्पेंस लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सस्पेंस में डाल दो। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सस्पेंस में डाल दो। अगर रॉन्ग एंट्री में कुछ नहीं मिलेगा नहीं बचेगा तो ही आपको सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना है, ऐसे ही नहीं यूज़ करना। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दो एंट्रीज तो ऐसे देंगे ही जहाँ पे सस्पेंस का यूज़ नहीं है। ओके, सस्पेंस का यूज़ नहीं है क्योंकि बच्चों का टेंडेंसी होता है कि अगर सस्पेंस अकाउंट दिया है तो सस्पेंस यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक कर लेते हैं। तो दैट्स वाई ऐसे मत रहना ब्लाइंडली कि सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर लेते हैं, दिया है तो कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज था हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चंस हमेशा अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा आइदर ही हैज क्लोज्ड हिज बुक, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, ये दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना कि आपको समझ में आए कि ये स्टेज टू है या टाइप टाइप टू है या टाइप थ्री है। मेथड टू फॉलो करना है मेथड थ्री फॉलो करना है, वो पहले क्लियर हो जाना क्वेश्चन अच्छे से रीड करके। ठीक है, अगर ऐसा दिया है कि क्लोज्ड हिज बुक्स या ऐसा दिया है कि इन प्रायर ईयर्स इन प्रीवियस ईयर ये एरर्स हुआ है, तो आपको याद करना, आपको समझ जाना है कि बुक्स क्लोज हो गई, इट इज़ आफ्टर फाइनल अकाउंट। भले उसमें दिया रहेगा कि सस्पेंस अकाउंट था, तो आफ्टर फाइनल अकाउंट से भी सस्पेंस अकाउंट होता है। ओके, तो ऐसा नहीं होना है कि सस्पेंस अकाउंट दिया है तो ईयर टू, मेथड टू। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। एंड उसमें क्या होता था, हम पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करते थे। मेथड थ्री में पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करते थे। अगर आप कोई नॉमिनल अकाउंट का एरर्स ठीक कर रहे हो, नॉमिनल अकाउंट्स का एरर रिकनसाइल कर रहे हो, जिसमें जिसका इफेक्ट लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल परचेज का कर रहे हो, एक्सपेंसेस का कर रहे हो, इनकम्स का कोई कर रहे हो, सेल्स का कर रहे हो, ऐसे कोई अकाउंट का आप एरर रेक्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, अ, ऐसे कोई एरर्स का आप ऐसे कोई प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस आइटम का आप एरर रेक्टिफाई कर रहे हो, तो वो आपके हो जाएंगे। उसका आपको वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट नहीं लिखना है, आपको लिखना है पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड अगर कोई दूसरा साइड ब्लैंक हो इसमें भी, करंट ईयर के अकाउंट में, तो आपको वहाँ पे सस्पेंस लिखना है, क्योंकि सस्पेंस में भी बैलेंस तो दिख रहा है ना, तो आपका सस्पेंस का भी बैलेंस हट जाएगा एंड लास्ट का पी एन एल भी एडजस्ट हो जाएगा। This was everything we learned about chapter number 2, all 6 units. Unit number 6 was reconciliation of errors. समझ, सॉरी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बैंक रिकंसिलेशन में रिकंसिलेशन ही आ रहा है। चलो, today we are going to start with chapter number 3, which is bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement, one of the very easiest chapter, वन ऑफ वेरी इजीएस्ट चैप्टर प्लस इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इजीएस्ट और इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ कि वेरी फ्रीक्वेंटली इसमें से डायरेक्ट 10 मार्क्स का सम्स आते हैं, डायरेक्ट 10 मार्क्स के सम्स आते हैं। एंड ईजीएस्ट इसीलिए क्योंकि अपने पास एक ट्रिक है जिससे आपके हर टाइप के सम्स एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब वो ट्रिक तो जब हम सम्स पे आएंगे तब बात करते हैं। पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, ये टॉपिक आया कहाँ से, ये टॉपिक आया कहाँ से। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को काफ़ी रिस्पॉन्ड भी करना होगा। मेरे को पहले ये बताओ, आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी है, अजय देवगन वाली? चलो, स्टोरी याद है सरी पार्ट वन की? पूरा का पूरा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट याद रखना है। दृश्यम मूवी में होता क्या है, शुरू में वहाँ पे अजय देवगन की जो बेटी होती है वो कैंप वैम्प में जाती है, बराबर। वहाँ पे उसके साथ कुछ लड़के मस्ती करते हैं, एक लड़का उसके घर पे आ जाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, बराबर। अब ये लोग ने अजय देवगन की बेटी और उसकी वाइफ ने उसके साथ फाइट करते करते वो लड़के को मार दिया, बराबर। ये है स्टोरी, कंटिन्यू करते हैं आगे। याद करा रहा हूँ आपको। उस लड़के को मार दिया उन्होंने, उसकी डेड बॉडी वो लोग ने कहीं तो छुपा दी,
कहीं तो छुपा दी। अभी वो डेड बॉडी कहाँ छुपी है वो सिर्फ अजय देवगन को पता है, क्योंकि बॉडी तो अजय देवगन ने छुपाई है। करेक्ट। बाद में जब ये मूवी आगे बढ़ती है, पुलिस, उसकी उसके जो पेरेंट्स है वो पुलिस में है, वो लोग उसके लिए ढूंढना चालू करते हैं, उसका वो लड़के की बॉडी उसको सर्च करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग इंक्वायरीज करते हैं, इन लोगों से इंक्वायरी करते हैं, एंड इनके सारे नेबरहुड से इंक्वायरी करते हैं कि क्या है क्या नहीं। स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है कि ये लोग बोलते हैं कि जब वो इंसिडेंट हुआ, जब से वो लड़का गायब है, फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर से लड़का गायब है, तो 2 अक्टूबर में अजय देवगन और उसकी फैमिली गोवा में है ही नहीं, वो लोग उस सिटी में है ही नहीं। वो लोग तो सत्संग के लिए गए हैं, बराबर, वो लोग सत्संग के लिए गए। तो उन्होंने क्या किया कि चलो, वो लोग को पूरा का पूरा डाउट है कि अजय देवगन झूठ बोल रहा है, वो लोग को पूरा डाउट है कि अजय देवगन और उसकी फैमिली ने झूठ बोल रहे हैं। उनको ही पता है कि सैम किधर है, वो लड़के का नाम सैम था। करेक्ट। आगे क्या होता है कि वो लोग ने सारी डिटेल्स यूज़ की, अजय देवगन और उसकी फैमिली ने जो जो बोला कि वो लोग ने कहाँ पे गए थे, कहाँ सत्संग देखने गए थे, कौन सा सत्संग देखने गए थे, कौन सी सिटी थी, कौन से होटल में खाना खाया था, कौन से बस से ट्रैवल किया था। एंड अजय देवगन ने भी कितने स्मार्टली सारे के सारे प्रूफ जमा करके रखे थे, होटल का बिल, बस की टिकट। उन्होंने सत्संग भी सुना था, सो दैट सत्संग में जो जो बातें हुई थी वो भी वो लोग को याद थी। ठीक है। तो ये सब उन्होंने पूरा प्री प्लान किया था। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे दो पार्टीज है, यहाँ पे दो अलग अलग साइड है। एक साइड है अजय देवगन और उसकी फैमिली की, एक साइड है पुलिस इंस्पेक्टर्स की, पुलिस की टीम की। ठीक है। हो क्या रहा है, अजय देवगन और उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है और क्या पोजीशन है। ठीक है, उनको पता है सच क्या है। पुलिस इंस्पेक्टर्स को पता है, नहीं पता है। पुलिस इंस्पेक्टर्स को पता है, सच नहीं पता उनको। वो लोग ट्राई कर रहे हैं, वो लोग फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहे हैं कि सच क्या है। करेक्ट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, समझो थोड़ी बात। एक साइड है अजय देवगन और उसकी फैमिली की, दूसरी साइड है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, इंस्पेक्टर्स की। वो लोग ट्राई कर रहे हैं सच को फाइंड करने का, वो लोग ट्राई कर रहे हैं सच को फाइंड करने का। यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। मतलब आप समझ लो, आप लोग पुलिस इंस्पेक्टर्स की टीम हो, आप लोग एज अ स्टूडेंट जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहते हो, आप लोग पुलिस इंस्पेक्टर्स की टीम हो। आपके पास एक साइड है जो कि अजय देवगन ने बताई है, आपके पास एक साइड है जो कि अजय देवगन ने बताई है। एंड आपको सच तक पहुंचना है, आपको फैक्ट तक पहुंचना है, आपको ट्रू पोजीशन तक पहुंचना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अजय देवगन और वो जो बोल रहा है, या तो उसमें कोई गलती है, या तो वो लोग गलत है, या तो उसमें कोई गलती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम अज्यूम कर लो कि अजय देवगन और उसकी फैमिली पूरी की पूरी आपकी कैश बुक है। अजय देवगन और उसकी फैमिली पूरी की पूरी आपकी कैश बुक है। कैश बुक कुछ और बोल रही है, यहाँ पे से सैम के मम्मी पापा कुछ और बोल रहे हैं, उसके नेबर्स कुछ और बोल रहे हैं। वो है आपका पासबुक। अब आप हो इन्वेस्टिगेशन टीम, आप हो पुलिस इंस्पेक्टर्स। आपको फाइंड आउट करना है कैश बुक सच बोल रहा है, पासबुक सच बोल रहा है, आखिर सच कौन बोल रहा है। पिक्चर में भी यही हो रहा था, इन इन्वेस्टिगेशंस यही कर रहे थे कि कौन सच बोल रहा है। आपको अगर याद होगा तो जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उन्होंने हर एक हर एक ऐसे इंडिविजुअल को बुलाया था जिनका रेफरेंस अजय देवगन ने दिया था। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कौन से होटल में पाव भाजी खाई थी तो उन्होंने वो होटल के ओनर को बुलाया। वो लोग ने कौन से बस से ट्रैवल किया था तो उन्होंने वो बस के कंडक्टर को बुलाया। और हर किसी ने उनके बात को वैलिडेट भी किया कि हाँ, ये लोग आए थे, इन्होंने पाव भाजी खाई थी, इन्होंने बस से ट्रैवल भी किया था। करेक्ट। इन्होंने सब कुछ, वो सारी चीज़ें वो की थी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप एज एन इन्वेस्टिगेटर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्यों है, ये लोग जो बोल रहे हैं और ये लोग जो प्रूव करना चाह रहे हैं, उसके बीच में से सच क्या है। आप सच का पता लगाना चाह रहे हो, आप ट्रू पोजीशन का पता लगाना चाह रहे हो। वही करते हैं जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। आपको जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है,
आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना होता है। एंड अगर डिफरेंस होता है तो आपको वो डिफरेंस सॉल्व करना होता है कि डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस को हटाना पड़ता है एंड ट्रू बैलेंस पे आना पड़ता है। ट्रू पिक्चर देखना होता है कि आपका एक्चुअल बैलेंस कितना है, विच शुड बी आइडियली एज पर योर कैश बुक एंड पासबुक। समझ में आया बैंक रिकन्सिलिएशन क्या है? अभी बैंक रिकन्सिलिएशन का आगे कुछ भी पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। बैंक पासबुक क्या होती है? बैंक कैश बुक तो पता है, हमने खुद प्रिपेयर की है, हमने खुद सम सॉल्व किए, तो हमें पता है कैश बुक क्या होती है। इट्स पार्ट ऑफ आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज़ पार्ट ऑफ आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारे रिकॉर्ड्स है कि हमने क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की है। करेक्ट। बैंक पासबुक क्या होती है? बैंक के पास भी अपने रिकॉर्ड्स होंगे, आप बैंक में अकाउंट्स ओपन कराते हो, बराबर। तो क्या होता है जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो, आप बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हो, तो बैंक वो पैसे रख लेती है। पैसे किसके हैं? पैसे तो आपके ही है, बट पैसे रखता कौन है? बैंक रखती है। तो बैंक भी आपके नाम का एक अकाउंट प्रिपेयर करती है। बैंक के सिस्टम में आपके नाम का अकाउंट होता है, आपके नाम का एक कस्टमर का अकाउंट होता है, जिसमें उनका बैलेंस दिखता है। पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। एंड आप जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स करोगे, उतने वो बैंक के ट्रांजेक्शन्स उसमें लिखे जाएंगे। अगर आपने बैंक में पैसे ऐड किए रहेंगे तो आपको आपके अकाउंट में बैलेंस वो लोग बढ़ाते जाएंगे। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते जाओगे और बैंक से अगर आप पेमेंट करते जाओगे तो आपका बैलेंस वहाँ से कम भी होगा। तो बैंक, ये तो आपने बात कर ली बैंक अकाउंट की, कि बैंक के पास बैंक में आपका अकाउंट होगा, बैंक के पास आपके रिकॉर्ड्स होंगे। बैंक आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा, बैंक स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। बैंक आपको वो स्टेटमेंट देगा जिसको हम बोलते हैं पास बुक। एंड पासबुक क्या है? जिसमें आपके सारे ट्रांजेक्शन्स ओपनिंग बैलेंस से लेके सारे डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा एज पर पासबुक कि आपका बैंक में बैलेंस अभी कितना है। दिस इज व्हाट यू गेट इन पासबुक। पासबुक में एक दो चीज़ें और मिलती है, जैसे कि आपको वहाँ पे चेक रेफरेंस, अगर आपने चेक से पेमेंट किया रहता है तो आपको चेक रेफरेंस भी मिलता है। ठीक है। बैंक का पासबुक का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, हम नज़र मारेंगे। बट आपको पासबुक का फॉर्मेट तो कोई पूछने नहीं वाला कि बैंक का पासबुक का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है। ये था हमारा बैंक पासबुक क्या होती है। कैश बुक हमें पता है, पासबुक क्या होता है। अभी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अगर मैं वन लाइन में बताऊँ तो इट इज टाइंग आउट बैंक पासबुक बैलेंस टू कैश बुक बैलेंस, और वाइसा वर्सा, टू टाई आउट कैश बुक बैलेंस टू बैंक पासबुक बैलेंस। ठीक है। दोनों बैलेंस को हमें मैच करना है, सिंपल लैंग्वेज में दोनों बैलेंस को हमें मैच करना है। अभी सर ये मैच करने का फ़ायदा क्या होगा? ये मैच करने का फ़ायदा क्या होगा? आपको पता है हमेशा हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम ये चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सेम करेंगे। चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स। Introduction and features of bank reconciliation statement. Then importance of bank reconciliation statement. Point number 3, causes of difference। कैसे कैसे टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कम से कम 10 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि ऐसे टाइप्स के एरर्स हो सकते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या एरर हुआ है। पॉइंट नंबर 4 एक से पॉइंट नंबर 4 इज योर प्रोसीजर ऑफ रिकन्सिलिएशन।
प्रोसीजर ऑफ रिकंसिलेशन, क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो है। एंड लास्टली वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, ये चैप्टर में हम लोग को सीखना ज़्यादा नहीं है, पढ़ना ज़्यादा नहीं है, सम्स ज़्यादा सॉल्व करना है। ओके, एंड सम्स भी बहुत मस्ती से करेंगे, एकदम कैलसी से करेंगे, बिल्कुल भी इश्यूज नहीं होंगे। लास्टली आपका पॉइंट है मेथड्स ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मेथड्स ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्या मेथड फॉलो करना है। वेरी इजी, दो ही मेथड है, आगे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन एंड फीचर। इंट्रोडक्शन तो मैंने काफ़ी दे दिया आपको, मैंने स्टोरी समझा दी आपको, मैंने पिक्चर से लिंक करके दिया कि देर आर टू साइड्स, यू वांट टू अराइव एट द करेक्ट पोजीशन, यू वांट टू अराइव एट द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट बैलेंस। तो कैश बुक आपका कुछ अलग बैलेंस बताएगा, बैंक पासबुक आपका अलग बैलेंस बताएगा, बट आपको करेक्ट बैलेंस पे आना है, तो आपको जो भी डिफरेंसेस है उसको रिकंसाइल करने हैं। अभी इन चीज़ों का ये करने का सर फायदा क्या है, ये करने का फायदा क्या है, फीचर्स क्या है, बैंक रिकंसिलेशन का फीचर्स क्या है। पॉइंट नंबर वन, इंट्रो दे दिया, अभी हम बात कर रहे हैं फीचर्स की। पॉइंट नंबर वन, फीचर्स क्या है, ये मैंने आपको पहले भी ऐसे बातों बातों में समझाया है, बताया है। सबसे पहला फीचर हमारा ये है कि हमारे कोई भी एरर्स हो, अगर हमारे कैश बुक में या बैंक के पासबुक में कोई भी एरर्स हो, तो वो आपके एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे। हमने अभी पढ़ा ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ऐसे एरर्स अगर आपके कैश बुक या पासबुक में, हमने तभी भी एग्जांपल्स लिए हैं, उसमें दिया हुआ है कि कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं किया है, फॉर एग्जांपल कैश बुक वाज अंडर कास्टेड या ओवर कास्टेड, तो क्या है वो आपके एरर्स है इन कैश बुक। तो आप जब भी BRS करोगे तो आपके वो एरर्स भी रेक्टिफाई हो सकते हैं इन दिस वे एज वेल। तो जब फर्स्ट ऑफ द थिंग्स जो आपका एरर्स है वो आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, आपके कोई भी रिसिप्ट, अगर आपके कोई भी रिसिप्ट या पेमेंट में डिले है, तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट कर दिया, जब आप पेमेंट कर देते हो आप क्या करते हो, आप अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, क्या रिकॉर्ड करते हो, पेमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब ठीक है, जो भी एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस, या फिर अपना जो भी पार्टी का नाम है तो पार्टी का नाम, वो अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो ये बैंक अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया, लिखते कहाँ पे हो वो, हाँ, क्रेडिट साइड ऑफ कौन सा बुक, कैश बुक ना। अपने रिकॉर्ड्स में लिखते हो, आप खुद जाके तो बैंक के पासबुक में नहीं लिखते हैं ना, हम हमारे रिकॉर्ड्स में लिखते हैं, हम हमारे कैश बुक में लिखते हैं। तो अगर जब आपने इंस्टेंट चेक दिया, जब आपने पेमेंट किया, तो आपने इंस्टेंटली क्रेडिट तो कर दिया, आपने पेमेंट में तो लिख दिया, बट जब बैंक कभी आपका वो पेमेंट रिकॉर्ड करेगा जब बैंक के बैलेंस में से वो जाएगा, राइट, जब बैंक के अकाउंट में से वो पैसे जाएंगे, अगर वहाँ पे समझो आपने डे ज़ीरो पे पेमेंट किया, लेकिन बैंक के अकाउंट में 5 डेज के बाद पेमेंट किया है, तो आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में से तो तभी क्रेडिट हो जाएगा। बट क्या बैंक के अकाउंट में से 5 दिन बाद क्रेडिट होगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे बैंक की बात करेंगे ना, तो हम हमेशा उल्टा लिखेंगे, ठीक है, हम हमेशा उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट की जगह पे यहाँ पे डेबिट, क्योंकि पासबुक डेबिट होता है मतलब आपका पेमेंट बैलेंस कम होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप रिसिप्ट की बात करो, आपको बैंक, आपको किसी ने पैसे दिए, आप पैसे दिए मीन्स आपको किसी ने चेक दिया, तो जब आपको चेक मिला, यू रिसीव्ड अ चेक, आपने क्या किया, आपने कैश बुक में कौन सी साइड लिखोगे, रिसिप्ट साइड लिखोगे। आपने कैश बुक को डेबिट कर दिया, आपने मतलब बैंक बैलेंस को डेबिट कर दिया कैश बुक में, बैंक कॉलम को। लेकिन आपने चेक डिपॉजिट कब किया, आपने चेक डिपॉजिट 2 दिन बाद किया।
या लेट से नेक्स्ट डे किया, लेकिन उसका क्लियरेंस एक दिन के बाद हुआ, 2 दिन बाद चेक डिपॉजिट किया और एक दिन के बाद वो चेक क्लियर हुआ, तो बैंक के पासबुक में ये अमाउंट क्रेडिट कितने दिनों बाद हुआ? 3 दिन बाद हुआ। तो ये जो टाइमिंग डिफरेंस है, ये जो डिले है, उसका कोई भी उसका कोई भी इंस्टेंस हुआ तो वो आप पकड़ सकते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लास्टली, जब आप बीआरएस बनाते हो, इट मीन्स जब आप बीआरएस बनाते हो, जब आप पुलिस इन्वेस्टिगेटर हो, जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो पूरा का पूरा मर्डर केस, आपने इन्वेस्टिगेशन किया और उससे आपने समझ लो आपने वो एरर्स पकड़ लिया, आपने वो डेड बॉडी पकड़ ली, ठीक है। उससे होगा क्या? अजय देवगन जैसा कोई इंसान वो वो फ्रॉड या वो क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा कोई मर्डर या ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा, राइट? अजय देवगन जैसे कोई भी इंसान को अगर पता चले कि उसके ऊपर कोई वॉच रखने वाला है, अभी हमारे यहाँ पे लॉ है, पूरा का पूरा सिस्टम, लॉ सिस्टम चलता है, पुलिस है, सीबीआई है, एफबीआई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, करेक्ट, ईडी है। तो यहाँ पे होता क्या है, हमें अगर पता है कि हमने अगर कुछ गलत किया, हमने अगर कुछ फ्रॉड किया, तो हमारे ऊपर हमें पकड़ने वाले लोग हैं। दैट्स वाई इट इट स्टॉप्स अस कि हम कभी कोई ऐसा गलत काम ना करें, बराबर। अगर पुलिस जैसा कुछ होता ही नहीं तो दिन में हर कोई कहीं पे भी चोरियां हो सकती है, कहीं पे भी मारा मारी हो सकती है, कहीं पे भी मर्डर्स हो सकते हैं, किडनैपिंग हो सकती है ना। उनको इतना मतलब उनको ये सब चीज़ें कौन करने से रोक सकता है? पुलिस रोक सकती है। तो देर इज समवन टू वॉच, कीप एन आई ऑन देम कि वो लोग ऐसा काम ना करे। सिमिलरली, जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, तो यहाँ पे आपके जो अकाउंटेंट है वो आपका खुद का अकाउंटेंट हो या बैंक का अकाउंटेंट हो, वो फ्रॉड करने से बच सकता है, उसको फ्रॉड करने का चांस नहीं मिलेगा, फ्रॉड करने का चांस नहीं मिलेगा। तो मॉड्यूल में ऐसा वर्ड यूज किया है, ही विल नॉट या बीआरएस विल हेल्प अस टू स्टॉप एम्बेजलमेंट ऑफ फंड, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड, ठीक है। फैंसी नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। एम्बेजलमेंट मतलब वो पैसे लेके किधर भाग नहीं सकता, चोरी वोरी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपके तीनों फीचर्स है, फीचर्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमारा पॉइंट नंबर 1 था इंट्रो एंड फीचर्स। पॉइंट नंबर 2 था हमारा इम्पोर्टेंस, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंस में ये सेम तीन के तीन फीचर्स रिपीट किए हैं। आपको अगर क्वेश्चन में फीचर्स पूछे या इम्पोर्टेंस, ये तीनों पॉइंट सेम टू सेम लिखना है, एज इट इज लिखना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट helps us to identify if there are any errors and rectify those errors. Second, bank reconciliation statement gives us then idea or help us to identify whether there are any undue delay in clearance of चेक, फिर वो भले चेक पेमेंट का हो या चेक रिसिप्ट का हो, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, बीआरएस stops accountant from embezzlement of funds. BRS stops accountant from embezzlement of funds. लास्टली, इम्पोर्टेंस में एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, दैट इज BRS helps to arrive BRS helps to arrive at true position of balance। मतलब यहाँ पे हम जब हमने अब तक जितने भी बात की, कैश बुक बैलेंस की बात की, पासबुक बैलेंस की बात की, उसमें मैंने ऐसा नहीं बोला कभी भी कि कैश बुक बैलेंस हमेशा राइट होता है या पासबुक बैलेंस हमेशा राइट होता है। कोई भी बैलेंस 100% करेक्ट नहीं होगा, और ये हमें क्वेश्चन में दिया भी नहीं जाएगा कि कौन सा बैलेंस करेक्ट है। आपको बस या तो दोनों बैलेंस दिए जाएंगे या एक बैलेंस दिया जाएगा और ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे
जिससे आपको ट्रू पोजीशन पे अराइव करना है। आप जब जो पोजीशन पे आओगे दैट विल बी योर ट्रू पोजीशन, दैट विल बी योर ट्रू पोजीशन। जरूरी नहीं है कि जो कैश बुक में दिया है वो राइट है, जो पासबुक में दिया है वो राइट है। ठीक है, दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या था? पॉइंट नंबर 3 है हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज कॉजेस ऑफ डिफरेंस। कॉजेस ऑफ डिफरेंस, जिसमें मैंने बोला था कि हम कम से कम 10 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कम से कम 10 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज समझते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ डिफरेंस क्या हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंस क्या हो सकते हैं? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। एक है आपका, आपको अगर याद रखना हो कोड वर्ड में तो ऐसे याद रखना, टी टी ई, टी टी ई। एक है आपका, हाँ, एक है आपका टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा ट्रांजैक्शंस और एरर्स। टाइमिंग डिफरेंस और एरर्स तो इजी है, एक ट्रांजैक्शन बोला बहुत अच्छी बात है, याद है आपको। टाइमिंग डिफरेंस हमारा क्या है कि अगर टाइमिंग डिफरेंस, एज द नेम सजेस्ट, कैश बुक में, एक सेकेंड, पीबी लिख रहा हूँ मतलब समझ जाना, कैश बुक, पासबुक लिखूंगा पीबी लिखूंगा, ठीक है। कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड हो रही है 1 अप्रैल को, लेकिन पासबुक में एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है 28 मार्च को। टाइमिंग डिफरेंस है। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। आप जब भी बी आर एस बना रहे हो या आपका जब भी ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, पासबुक बैलेंस कुछ और बोलेगा, कैश बुक बैलेंस कुछ और बोलेगा। यहाँ पे आपका मैच नहीं होने वाला है, आपका जो बैलेंस है वो मैच नहीं होने वाला है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, दैट इज बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। करेक्ट। एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, कॉजेज में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ डिफरेंस क्या हो सकते हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस मतलब, ये तो काफ़ी कॉमन है, इस नाम से तो समझेगा नहीं कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक जगह पे एंट्री रिकॉर्ड होती है, सिर्फ एक जगह पे एंट्री रिकॉर्ड होती है। वेरी क्लासिक एग्जांपल इज, बैंक वाले बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देते हैं, बराबर, एंड आपसे कुछ चार्जेस भी डिडक्ट करते हैं। बैंक वाले आपको कुछ इंटरेस्ट देते हैं एंड कुछ चार्जेस भी डिडक्ट करते हैं। अब आप मेरे को बताओ, बैंक वाले जब भी आपको इंटरेस्ट देते हैं तो आपको टेक्स्ट मैसेज आता है, बराबर। अगर आपका अकाउंट रहेगा, आपका नंबर लिंक्ड रहेगा तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपको क्वार्टरली, मंथली, जो भी आपका सिस्टम है उसमें आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, वो मिलता है, वो आपको मैसेज करके आपको इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक वाले चार्जेस भी डिडक्ट करते, लेकिन बताते नहीं हैं, लेकिन बताते नहीं है। इंटरेस्ट, थियोरेटिकली इंटरेस्ट भी ऐसा ही है कि इंटरेस्ट बैंक ने दे दिया लेकिन आपको पता नहीं चला। ये ट्रांजेक्शन्स, ये इंटरेस्ट आपको मिला है, चार्जेस आपके डिडक्ट हुए, ये आपको पता कब चलता है पता है? जब आपका अकाउंटेंट या आपका कैशियर पासबुक देखता है। जब आपका अकाउंटेंट पासबुक देखता है तब उसको पता चलता है कि अरे मेरे को ये डेट पे इतना इंटरेस्ट मिला या मेरे को ये डेट पे इतने चार्जेस लगे हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए जो नहीं किया था, तो बैंक वालों ने चार्जेस डिडक्ट किए, लेकिन बैंक वालों ने कुछ बोला नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया, बस चार्जेस डिडक्ट कर लिए, बस चार्जेस डिडक्ट कर लिए। एंड कैशियर को पता ही नहीं चला, तो कैश बुक में वो लिखा ही नहीं है। कैश बुक, कैशियर को कब पता चलेगा? जब वो पासबुक देखेगा। तो वो कब पासबुक देखेगा? जब पासबुक उसने देखी तब जाके उसने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, पासबुक देखने के बाद उसने कैश बुक में रिकॉर्ड किया। तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, अ काइंड ऑफ टाइमिंग डिफरेंस के पासबुक में एंट्री पहले रिकॉर्ड हो गई है, कैश बुक में बाद में हो रही है, बट
दिस इज नॉट मियरली बिकॉज ऑफ टाइमिंग, इट इज बिकॉज कि ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो पासबुक में अपने आप रिकॉर्ड हो जाते हैं, कैश बुक में हमें करने पड़ते हैं, कैश बुक में हमें करने पड़ते हैं पासबुक देख के। इसके लिए इसका एक अलग कैटेगरी बना के हम समझा रहे हैं कि TTE, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन डिफरेंस एंड एरर्स। एरर्स में तो मेरे को ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एरर्स कैन बी मिस्टेक, एरर्स को हम क्या बोलते हैं हमेशा, अनइंटेंशनल मिस्टेक, अनइंटेंशनल मिस्टेक, एंड सच मिस्टेक कैन हैपन इन कैश बुक और पासबुक। ये डाउट है क्या आपको कि एरर्स सिर्फ कैश बुक में होते हैं, पासबुक में नहीं हो सकते? नहीं है ना? एरर्स है, ऐसा लगता है कभी कि बैंक वाले गलती नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, भले वो लोग कितना भी सिस्टम फॉलो करे, सॉफ्टवेयर फॉलो करे, एप्लीकेशन यूज करे, बट एट द एंड उनको कमांड, उनको इंस्ट्रक्शन तो हम ही देते हैं, ह्यूमंस ही देते हैं। वहाँ पे भी कैशियर, बैंक में कैशियर्स बैठे हैं, अकाउंट मैनेजर्स बैठे हैं जो लोग आपका अकाउंट हैंडल करते हैं, तो वो लोग ट्रीट अकाउंटिंग पास करते हैं ना, वो लोग उसमें एंट्रीज पोस्ट करते हैं, करेक्ट? तो उनसे भी गलती हो सकती है, तो एरर्स कैन बी इन कैश बुक और पासबुक, एरर्स कैन बी इन बोथ कैश बुक और पासबुक। ये थे आपके तीन टाइप ऑफ डिफरेंसेस, ये थे आपके तीन टाइप ऑफ डिफरेंसेस। एक काम करो, क्विकली इतना सा लिख लो, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। ये लिख लिया सारे पॉइंट्स? देन अभी हमने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ डिफरेंस किए। Now our next point is to understand causes of difference, causes of difference। देखो ये आपको मैं बोल रहा था, पासबुक का फॉर्मेट दिया हुआ है इन योर स्टडी मॉड्यूल, पासबुक का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, चेक नंबर्स, विड्रॉल, डिपॉजिट और बैलेंस। काइंड ऑफ समझ लो जैसे आप बुक बनाते हो वैसा ही है, कि बस ऐसा है कि हम जब कैश बुक बनाते हैं तो हम रिसिप्ट एक साइड लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और हम पेमेंट अलग साइड में लिखते हैं, ये लोग एक ही लाइन में लिखते हैं। हमारा जैसे जर्नल एंट्री का कैसे फॉर्मेट होता है, वैसा ही फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है, एंड एक चीज़ है एक्स्ट्रा जो बैलेंस लिखते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा एंड डेबिट होगा तो वो बैलेंस माइनस होते जाएगा, एंड क्रेडिट होगा तो बैलेंस इंक्रीज होते जाएगा। ओके, ये आपका बैंक पासबुक का फॉर्मेट था। टाइप्स ऑफ डिफरेंस पढ़े हमने, टाइमिंग, ट्रांजैक्शंस एंड एरर्स, टाइमिंग, ट्रांजैक्शंस एंड एरर्स। चलो अभी एक एक करके ये हम पढ़ेंगे, कॉजेस ऑफ एरर्स, कॉजेस ऑफ एरर्स। अब मेरे को बताओ, पॉइंट नंबर 1, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपको वर्ड बाय वर्ड से समझना है। चेक्स इश्यूड, इतना ही सुन, चेक्स इश्यूड मतलब हमने चेक इश्यू किया है, हमने चेक बनाया है किसी और के नाम पे, हमने चेक बनाया है किसी और के नाम पे, वी हैव इश्यूड दिस चेक। अगर हम चेक बनाते हैं तो वो रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा, पेमेंट, क्योंकि हम किसी और के नाम पे चेक बना रहे हैं, हम किसी को पे कर रहे हैं। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब हमने तो चेक बना दिया था, हमने तो चेक दे भी दिया था, चेक इश्यू किया मतलब हमने चेक दे दिया, लेकिन जो पार्टी थी जिसका चेक था उसने वो चेक बैंक में दिया नहीं, उसने वो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए वो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में, वो पार्टी ने, वो पार्टी ने। तो हुआ क्या, क्या आपके बैंक में से पैसे गए? नहीं। आपके कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ रहेगा ये ट्रांजैक्शन? हाँ, क्योंकि जब आप चेक इश्यू करते हो तो आप बैंक में इंस्टेंटली पेमेंट रिकॉर्ड कर दोगे कि हमने पेमेंट कर दिया। बट जब तक आपके बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बराबर? तो यहाँ पे होता क्या है, ऐसे केस में आपका जो कैश बुक है, सॉरी, आपका जो कैश बुक है उसमें रिकॉर्ड सबसे पहले होगा, उसमें रिकॉर्ड सबसे पहले होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इमीडिएटली, कैश बुक में रिकॉर्ड इमीडिएटली होगा, बट पासबुक में लेटर,
पासबुक में लेटर जब भी आपके बैंक में से पैसे कटेंगे, जब वो चेक प्रेजेंट होगा, जब वो पेमेंट क्लियर होगा, तब जाके आपका पासबुक डेबिट होगा, तब जाके आपका पासबुक में बैंक अकाउंट डेबिट होंगे। करेक्ट? दैट्स वाई इन दिस केस चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज अ काइंड ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, इज अ काइंड ऑफ टाइमिंग डिफरेंस का एग्जाम्पल है, जहाँ पे चेक आपका लेट प्रेजेंट हो रहा है। समझ गया? कोई डाउट? चलो, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू, checks deposited with the bank but not cleared. Checks deposited with the bank but not cleared. Checks deposited with the bank but not cleared. इसका मतलब, अभी तक बैंक वालों ने वो चेक को क्लियर नहीं किया, मतलब आपके बैंक में पैसे आए नहीं। चेक डिपॉजिटेड मतलब हमारे पास चेक आया था, ये हमारा रिसीप्ट है। हमें हमने हमको किसी ने चेक दिया था, जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो ये हमारे नाम का चेक है, बराबर। हमने हमारे नाम का चेक है, हमें पैसे मिले थे, तो हमने इसे रिसिप्ट रिकॉर्ड किया होगा, हमने इसे रिसिप्ट रिकॉर्ड किया होगा। सेम केस हमारे कैश बुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा, बट नॉट क्लियर मीन्स जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके लिए पासबुक में वो वापस से लेटर रिकॉर्ड होगा। कोई डाउट? सिमिलर टू अपना फर्स्ट केस, बस उल्टा, वो पेमेंट का था और ये रिसिप्ट का है। पॉइंट नंबर थ्री, ये पॉइंट नंबर टू भी हमारा क्या था, टाइमिंग डिफरेंस था। करेक्ट? पॉइंट नंबर थ्री, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अग्रीड, बट ये ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। कैसे? हाँ, ये यहाँ पे आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है। इनकम इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, मतलब ये हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम हुआ। बैंक ने इनकम, सॉरी, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब बैंक के लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, लेकिन हमारे लिए तो इनकम है, हमें हमारा देखना है। वी आर इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, हमें हमारा देखना है। ये है आपका इंटरेस्ट इनकम। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था, दिस इज अ ट्रांजैक्शन एरर, दिस इज अ ट्रांजैक्ट एरर नहीं, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन डिफरेंस, जहाँ पे पासबुक में जैसे इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा वैसे ही वो इमिडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में जब तक वो कैशियर, जब तक आपका अकाउंटेंट पासबुक देखेगा नहीं, उसको पता नहीं चलेगा कि इंटरेस्ट आ गया है, एंड वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, आपके पासबुक में इमीडिएटली आ जाएंगे, कैश बुक में लेटर रिकॉर्ड होगा। कोई डाउट? समझ गया? क्लियर? पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस चार्ज्ड बाय बैंक। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमें समझना है कि ये हमारा एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज्ड बाय बैंक, तो ये है आपका एक्सपेंस। सेम सेम केस के उन्होंने आपसे आपके अकाउंट में से इंटरेस्ट और एक्सपेंस डेबिट कर दिया होगा, लेकिन आपको बताया नहीं, तो क्या होगा, पासबुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश बुक में लेटर, कैश बुक में लेटर, बराबर। पॉइंट नंबर फाइव, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। पढ़ना नहीं है, आप सोचो, आपको बताना है मेरे को। मैंने इसके लिए नीचे कर दिया स्क्रीन को कि आप रीड ना करो। आपको हेडिंग पता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब आप मेरे को बताओ कि क्या है इसका मतलब। हमारा इंटरेस्ट है, हमारा डिविडेंड है,
बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आपने समझो किसी, आई वुड से किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। आपको शेयर्स तो पता है क्या होता है, किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो। आपने कभी किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किए होते हैं। शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पैसे मत बोल देना, ठीक है। पैसे तो हर चीज़ में लगते हैं, पैसे मत बोलो। शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अकाउंट लगता है। वो अकाउंट अपना बैंक अकाउंट नहीं होता, वो होता है हमारा डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट लगता है। डीमैट अकाउंट इज नथिंग बट अ अकाउंट जो आपके ब्रोकर्स के साथ होता है। सेबी रजिस्टर्ड अकाउंट होता है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, उनके साथ आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है, डीमैट अकाउंट, जिसमें आप जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो वो डीमैट अकाउंट में रहते हैं। आपके पास फिजिकली हाथ में आते नहीं, अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गया, मॉडर्न हो गया। पहले तो फिजिकल शेयर्स मिलते थे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। अभी तो सारी की सारी चीज़ें मटेरियलाइज हो गए, वो डीमैट अकाउंट में जाती है, आपको हाथ में कोई शेयर्स मिलते हैं नहीं, ठीक है। शेयर्स में इन्वेस्ट करना, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। तो होता क्या है, समझो आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, समझो आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, रिलायंस की कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं। एंड जब भी रिलायंस डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, रिलायंस डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, ये डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ये डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। और उसका पता आपको नहीं चलता है, मैसेज आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट हर बार नहीं आता, कभी कभी मिस हो जाता है। कभी कभी आप देखना भी मिस कर सकते हो कि आपसे वो मिस हो जाए। तो ऐसे केस में होता क्या है, बैंक इज कलेक्टिंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन योर बिहाफ। तो ये आपका इनकम है जो आपके अकाउंट में आ रहा है, बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, बैंक आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है। तो इसका भी सेम एग्जांपल है अपना, ये ट्रांजैक्शन वाला डिफरेंस है कि बैंक में रिकॉर्ड हो रहा है, कैश में नहीं, बैंक में रिकॉर्ड हो रहा है। एग्जांपल मतलब, हाँ तो वो तो जब आप समझो कि इफ़ यू हैव पेड, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। इधर इतनी जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, आपका जो एग्जांपल है काफ़ी वैलिड एग्जांपल है, बहुत अच्छा है द थॉट प्रोसेस। एग्जांपल मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स हैज़ एक हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। अब वो हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद के रखी है, वो हाउस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद के रखी है। उनके पास, उन्होंने ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी टू मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई। अब होता क्या है, मिस्टर एक्स रहते हैं मुंबई में, मिस्टर एक्स रहते हैं मुंबई में, प्रॉपर्टी है आसाम में, प्रॉपर्टी है आसाम में। मिस्टर वाई कहाँ रहेंगे? आसाम में ही रहेंगे, घर आसाम में है तो रहेंगे भी आसाम में, ठीक है। अब होता क्या है, मिस्टर वाई बोलता है कि मैं गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस यूज़ ही नहीं करता, मैं नहीं यूज़ करता। आपको अगर मैं रेंट दूंगा तो या तो मैं कैश में दूंगा या तो मैं चेक में दूंगा। अब हर महीने मिस्टर एक्स मुंबई से आसाम हर महीने रेंट लेने तो जाएंगे नहीं, बराबर, रेंट लेने तो जाएंगे नहीं। तो हो सकता है उन्होंने, मिस्टर एक्स ने अपने बैंक
आपके मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया हो कि एवरी मंथ आपको मिस्टर वाई से रेंट लेना है, एवरी मंथ आपको मिस्टर वाई से रेंट लेना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रेंट इनकम, योर रेंट अमाउंट इज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन योर बिहाफ। हो सकता है फॉर दिस थिंग बैंक वाले आपको 500 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करते हो सकता है कि ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक वाले आपसे कुछ चार्जेस लेते हो। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है। यहाँ पे होता क्या है, ये तो आपके चार्जेस है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपके चार्जेस है, आपके एक्सपेंस है। यूजुअली बैंक वाले अगर आपसे आपसे चार्जेस लेना चाहेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में से ही वो डिडक्ट कर लेंगे, बैंक अकाउंट में से वो डिडक्ट कर लेंगे, बैंक अकाउंट में से वो डेबिट कर लेंगे। एंड सिमिलरली एट द सेम टाइम आप अपने कैश बुक में भी वो चीज़ को पेमेंट साइड लिख लोगे, पेमेंट साइड लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो अज्यूम करना है कि बैंक वालों ने भी वो पेमेंट कट कर लिया होगा और कैश बुक में भी आपने रिकॉर्ड कर लिया। बिकॉज आपको भी पता है एज अ अकाउंटेंट, एज अ कैशियर, आपको भी पता है कि 500 के चार्जेस एवरी मंथ लगने हैं, बैंक वालों को भी पता है। तो आप लोग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो 500 चार्ज कर दोगे। अगर क्वेश्चन में अलग से दिया है कि ऐसा 500 का कोई चार्जेस था जो नहीं लिखा गया है, ओमिट कर दिया गया है या भूल गए, कोई एरर हो गई है, तभी जाके आपको इसका कोई रिकनसाइल करना पड़ेगा, रिको एंट्री पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। बट पॉइंट काफ़ी वैलिड है। हाँ, ऐसे कोई अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हो बैंक्स को कि आप मेरे बिहाफ पे ये कलेक्ट कर लो, मेरे बिहाफ पे ये कर लो, तो बैंक वाले वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चार्जेस लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 समझ गया। पॉइंट नंबर 5 में क्या हो रहा है यहाँ पे, बैंक बुक में सिमिलरली हमारे पासबुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड हो रहा है, करेक्ट, एंड कैश बुक में लेटर, क्योंकि हमारे बिहाफ पे पैसे बैंक ने कलेक्ट कर लिए। पॉइंट नंबर 6, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। वेरी क्लासिक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन, मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन। मैंने मेरे लाइफ का प्रीमियम लेके रखा हुआ है, मैंने मेरे लाइफ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, जिसका एवरी एंड ऑफ द मंथ में, एवरी एंड ऑफ द मंथ में 1000 रुपीज़ डिडक्ट होता है, 1000 रुपीज़ डिडक्ट होता है। और मैंने क्या किया है, इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे के रखा है अपने बैंक से, ऑटो पे ऑन करके रखा है। मतलब मेरे बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली वो 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाता है, डेबिट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। ये मेरा डायरेक्टली डायरेक्टली फ्रॉम बैंक हो जाता है। तो इसमें भी सिमिलर केस क्या होगा, आपका पासबुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता है, इन कैश बुक में लेटर। ये सेम डेट पे भी हो सकता है अगर आपका कैशियर या अकाउंटेंट उतना ध्यान देता है हर चीज़ को, इफेक्टिव होता है तो। बट यूजुअल टर्म्स में बैंक बुक में पहले होगा, कैश बुक में बाद में होगा। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर। ये क्या, ये हमारा पैसे, मतलब ये हमारा रिसिप्ट है या पेमेंट है? क्यों, कस्टमर तो हमें हमेशा पैसे देगा ना, कस्टमर को हम थोड़ी ना सामने से पैसे देते हैं, कस्टमर दिया है। सेकेंड, ये भी लिखा है कि डायरेक्ट पेमेंट मेड इनटू द बैंक अकाउंट। हाँ, तो होगा क्या, हमने ये एग्जांपल पहले लिया हुआ है कि कस्टमर ने डायरेक्ट एनईएफटी कर दिया, कस्टमर ने डायरेक्ट एनईएफटी कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, उसने डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, और उसके बाद हमें बता रहा है कि मैंने पैसे पे कर दिए है। तो सेम केस, पासबुक, इमीडिएट कैश बुक, लेटर। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद करो। क्या होता था, हमें किसी से बिल्स रिसीवेबल है, हमारा कोई बिल्स रिसीवेबल है, हमें किसी से बिल
हमें किसी से पैसे लेने हैं जिसका हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के रखा है, ठीक है। लेट्स से हमारा कस्टमर है, इसने हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया और ये है हम, ये है हम, ठीक है। कस्टमर ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, ये है हम। हमारे लिए ये क्या है? बिल्स रिसीवेबल असेट है हमारा, हमें पैसे मिलने चाहिए। होता क्या है आपको पता ही है, बट एक रिफ्रेशर दे रहा हूँ। मिस्टर एक्स को पैसे की ज़रूरत थी। मिस्टर ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो तो हमें 3 महीने के बाद मिलने वाला था, बराबर। 3 महीने के बाद मिलने वाला था 10,000 रुपीज़। मिस्टर एक्स को पैसे अब भी चाहिए, उसको 3 महीने नहीं रुकना। वो बैंक के पास गया, बैंक को बोला, बैंक 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 ये मेरा बिल्स रिसीवेबल रखो और तुम मेरे को पैसे दे दो। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब यहाँ पे बैंक क्या बोलेगा, यार तेरे को मैं 10,000 अभी दे दूँ, मेरे को 3 महीने बाद मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को क्या मिलेगा? बैंक को क्या मिलेगा? बैंक वाला ये बिल को एक डिस्काउंटेड अमाउंट में पे करता है, डिस्काउंटेड अमाउंट में पे करता है। लेट से 9,500 पे करता है और वो 500 अपना इंटरेस्ट रखता है। 500 अपना इंटरेस्ट कमीशन अर्न करता है, करेक्ट। ये होता है पूरा बिल्स डिस्काउंटिंग का प्रोसेस। अब हुआ क्या, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, पहले तो मेरे को, पहले आफ्टर 3 मंथ्स की बात बाद में करते हैं। पहले मेरे को ये बताओ, ये पूरे ट्रांजैक्शन में जब भी आपको बिल्स रिसीवेबल मिला फ्रॉम योर कस्टमर, व्हाट हैपेंड? जब आपको बिल्स रिसीवेबल मिला क्या करोगे? मतलब आपको बिल्स रिसीवेबल मिला, क्या आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है। ये तो डेटर है, मतलब ये तो आपका असेट है, ये तो रिसीवेबल है। आपको मिल गया? नहीं मिला ना। तो जब आपको बिल्स रिसीवेबल मिला, जब आपने कस्टमर के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में एंटर हुए, बिल्स रिसीवेबल आपके हाथ में आया, आप कैश बुक पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे। कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे, कैश कॉलम या बैंक कॉलम में, कि आपको बिल्स रिसीवेबल मिला। आप कब एंट्री रिकॉर्ड करोगे? जब आपने बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट किया। जब आप डिस्काउंट करते हो तो आपको बैंक में पैसे आएंगे, बराबर। जब आप डिस्काउंट करते हो तो आपको बैंक में पैसे आएंगे। बैंक में पैसे आए तो किधर लिखेंगे? पासबुक में हम तो ना लिखते, कैश बुक में बैंक कॉलम, कैश बुक। हाँ, मतलब 500 रुपीज़ का। आप, आपके पास बिल्स रिसीवेबल है, आप बैंक के पास जा रहे हो कि बैंक बैंक मेरे को पैसा दे दो, उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो जब आप बैंक में जाके बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करा रहे हो, मतलब बैंक से पैसे ले रहे हो इन एडवांस, तो आपके बैंक में पैसे आएंगे। 9,500 आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आपके कैश बुक में भी आपको 9,500 फिर डेबिट करना पड़ेगा ना, रिसिप्ट साइड लिखना पड़ेगा, बराबर। ये होता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जब आप बैंक, जब आप बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करने जाते हो, डिस्काउंट करते हो, ठीक है। अभी खाली डिस्काउंट के टर्म से कंफ्यूज मत हो। इट्स सिंपल है कि आप एनकैश कर रहे हो, चेक एनकैश करते हो ना, वैसे कि आपने बिल्स रिसीवेबल एनकैश किया, बिल्स रिसीवेबल दे के पैसे ले लिए अपने बैंक में। बस थोड़ा सा बैलेंस अमाउंट कम आता है ना, उसको, इसके लिए इसका नाम दिया है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल डिस्काउंटिंग। हमें कम पैसे मिलते हैं, हम हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, वैसा, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स होता क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है। जब ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है, बैंक वाले को आता है गुस्सा। बैंक वाले को आता है गुस्सा कि मैंने 3 महीने पहले तुझे पैसे दे दिए, तेरी पार्टी ने मुझे पैसे दिए ही नहीं, तेरी पार्टी ने बिल को डिसऑनर कर दिया, बिल को डिसऑनर कर दिया। बैंक वाला क्या करेगा? तुम्हारे बैंक अकाउंट से,
तुम्हारे बैंक अकाउंट से मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पूरा 10,000 काट लेगा, डायरेक्ट पूरा 10,000 काट लेगा और फिर बताएगा मिस्टर एक्स को कि ये मैंने डिडक्ट किया बिकॉज तेरा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ। पहले पैसे काटेंगे फिर बताएंगे, पहले पैसे काटेंगे फिर बताएंगे कि तुम्हारा पैसा मैंने काट लिया है क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ। एंड दैट्स वाई उसके बाद मतलब ये सब हो जाएगा। उसने आपको बाद में इन्फॉर्म तो किया ना बिल्स रिसीवेबल कि भाई, अरे सॉरी, बैंक ने कि आपका बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है। उसके बाद आप कैश बुक में वो एंट्री रिकॉर्ड करोगे। अब हमने पहले जब डिस्काउंटिंग किया तब हमने समझा कि हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखेंगे बैंक कॉलम के 9,500, 9,500। बैंक में तो उतने ही पैसे आए ना, बैंक में तो उतने ही पैसे आए। अभी अभी जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है, बैंक वाला आपसे क्या करेगा, पैसे काट लेगा। जब बैंक में से पैसे चले जाएंगे तो हमारा बैंक से पेमेंट हो जाएगा। तो हमें ये 10,000 हमारे बैंक कॉलम के पासबुक कैश बुक के पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में लिखना होगा 10,000। एंड जब आपका ये बिल डिसऑनर हो जाता है, आप क्या करोगे, आप फिर वो कस्टमर को, बैंक ने आपको पकड़ा, बैंक ने आपका गला पकड़ा और आपके बैंक में से पैसे ले लिए, आपके अकाउंट में से पैसे ले लिए। आप जाके वो कस्टमर का गला पकड़ोगे कि भाई तूने बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर क्यों किया, अब मुझे मेरे पैसे दे। फिर होगा क्या, फिर आपको कस्टमर लेट से 10,000 रुपीज़ पेमेंट कर देगा, कस्टमर 10,000 पेमेंट कर देगा। तो आपको फिर वो कैश बुक में रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा, रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा। कैश देगा तो कैश कॉलम में, बैंक बैंक में देगा तो बैंक कॉलम में। कोई डाउट? यहाँ पे हुआ क्या, ये पूरा एग्जाम्पल मैंने समझाया, हमें यहाँ पे सिर्फ डिसऑनर की बात करनी है, यहाँ पे सिर्फ डिसऑनर की बात करनी है। डिसऑनर में भी सेम होगा कि पहले पासबुक से आपका इमीडिएटली पैसे काट देगा बैंक और फिर आपको इन्फॉर्म करेगा। तो जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आप तब रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो पासबुक इमीडिएटली कैश बुक लेटर, पासबुक इमीडिएटली कैश बुक लेटर। ओके, ये था आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, bills collected by the bank on behalf of the customer, bills collected by the bank on behalf of the customer। जो हमने एग्जांपल लिया था रेंट का, सेम नेचर, बस यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली ये बिल्स की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे बिहाफ पे बैंक कलेक्ट कर रहा है, हमारे बिहाफ पे बैंक कलेक्ट कर रहा है। तो इन शॉर्ट, पेमेंट सॉरी रिसिप्ट की एंट्री पहले बैंक में आएगी फिर हमारे कैश बुक में आएगी, बराबर। ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये सारे के सारे हैं आपके ट्रांजैक्शन वाले डिफरेंसेस। ये सारे के सारे हमारे जो बीच में ट्रांजैक्शन लिखा था ना, वो डिफरेंसेस है टाइमिंग, टाइमिंग का ही खेल है, टाइमिंग का ही फर्क है कि कभी पासबुक में कभी कुछ रिकॉर्ड कब कब हो रहा है, कौन सी डेट पे हो रहा है, और कैश बुक में कब हो रहा है। बट ये आता है आपके ट्रांजैक्शन वाले टाइप में, ट्रांजैक्शन वाले टाइप में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10 विच इज एरर्स। कुछ समझाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹100, कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹1000। यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर्स है, अंडर कास्ट ओवर कास्टिंग का एरर है। कास्टिंग मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक, कास्टिंग मतलब रॉन्ग अमाउंट नहीं, मतलब हाँ रॉन्ग अमाउंट बट कैलकुलेशन के वजह से रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। कैश बुक ऐसे समझो। एरर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, एरर्स भी तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमने पढ़े टाइप ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। कैश बुक में 1000 का ट्रांजेक्शन लिखा ही नहीं, ओमिशन। लेकिन पासबुक में तो रहेगा ना, पेमेंट हुआ है, पासबुक में तो रहेगा। कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया है तो हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी एरर्स हुए, दिस आर गोइंग टू बी योर थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंस एरर्स।
जिसको हमें BRS में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्विकली क्या करो, आप ये स्टार्ट करो, ओपन क्या कहते हैं, नोटबुक ओपन करो, कॉजेस ऑफ डिफरेंस लिखो एंड खाली आपको हेड पॉइंट्स लिखने हैं, खाली हेड पॉइंट्स लिखने हैं। एंड आप बाजू में इतना लिख देना कि पासबुक में इमीडिएट रिकॉर्ड होगा एंड कैश बुक में लेटर, या वाइसा वर्सा। 10 के 10 पॉइंट्स लिख लिए, 10 कॉजेज ऑफ डिफरेंस। नाउ मूविंग ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, हेडिंग प्रोसीजर ऑफ रिकंसिलिएशन, प्रोसीजर ऑफ रिकंसिलिएशन। यहाँ पे बहुत एक सिंपल चीज दी हुई है, एक सिंपल सा रूल दिया हुआ है, ऐसे समझ लो रूल है। अगर आपको टाइप ऑफ डिफरेंस दिया गया है इन क्वेश्चन, अगर आपको टाइप ऑफ डिफरेंस या एरर्स दिए हुए हैं, इफ आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंस दिया गया है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। आइदर आइदर आप पहले वो एरर्स को रेक्टिफाई कर लो, आप पहले वो एरर्स को रेक्टिफाई कर लो, एंड ये एरर्स कहाँ पे होंगे, कैश बुक। तो आपको क्या करना है, पहले आप वो एरर्स को रेक्टिफाई कर लो, मींस आप एडजस्टेड कैश बुक बना लो, पहले आप एडजस्टेड कैश बुक बना लो एंड देन यू टाई आउट टू पासबुक, एंड देन यू टाई आउट टू पासबुक। हमने अभी तक यूजुअल सेंस में क्या सुना, क्या समझा, आपके पास कैश बुक दिया जाता है, आपके पास पासबुक दिया जाता है, आपको दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसको रिकनसाइल करना है, आपको उसको मैच करना है, बराबर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको टाइप ऑफ एरर्स दिए गए हैं कि आपके ये एरर्स हुए हैं, तो आपको पहले कैश बुक एडजस्ट कर लेना है, आपको पहले कैश बुक एडजस्ट कर लेना है, so दैट आपके एरर्स चले जाएंगे। फिर जो बचे टाइमिंग डिफरेंसेस वाले, जो ट्रांजेक्शन्स वाले डिफरेंस बचे, सिर्फ वो ही आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखा के आपका पासबुक बैलेंस को मैच करना है। दिस इज वन मेथड ऑफ एडजस्टिंग, प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि आपको पहले कैश बुक एडजस्ट करना है, फिर टाई आउट करना है। सेकेंड तो हमारा सेम ही है कि आपको कोई भी कैश बुक या पासबुक बैलेंस से स्टार्ट करो एंड आपको पासबुक या कैश बुक बैलेंस पे अराइव करना है। ये वाला तो हमें मोस्ट कॉमन है, हमें पता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हमें सिंपली ये मेथड फॉलो करना है, विच इज़ अ यूजुअल एंड मोस्टली यूज्ड बैलेंस, अरे मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि टाइप्स ऑफ एरर्स है एंड यू आर यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक मेथड, तो आपको एडजस्टेड कैश बुक पहले बनाना पड़ेगा एंड फिर आपको टाई आउट करना है, फिर आपको टाई आउट करना है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट भी समझ लेते, फिर हम ना सम्स करने जाते। लास्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दो मेथड दी गई है, दो मेथड दी गई है। फर्स्ट इज बैलेंस मेथड, फर्स्ट इज बैलेंस मेथड, फर्स्ट इज बैलेंस मेथड एंड सेकंड इज सेकंड इज प्लस माइनस मेथड। अरे यार, प्लस माइनस मेथड क्या होता है? एक था बैलेंस मेथड, एक है प्लस माइनस मेथड। सर बैलेंस मेथड नाम सुन के थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे कैश बुक बैलेंस या पासबुक बैलेंस से स्टार्ट करके हम ऑपोजिट बैलेंस पे पहुंचेंगे, मतलब कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट किया तो पासबुक बैलेंस, पासबुक बैलेंस से स्टार्ट किया तो कैश बुक बैलेंस पे पहुंचना है। ये हो जाएगा आपका बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में एक बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, उसमें सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे, रिकनसाइल करेंगे सारे आइटम्स को एंड दूसरे बैलेंस पे पहुंचेंगे। ये तो काफ़ी क्लियर है। प्लस माइनस मेथड क्या है सर? प्लस माइनस मेथड में क्या होगा,
हम दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम होगा आपका प्लस का, एक कॉलम होगा आपका माइनस का, एक कॉलम प्लस का, एक कॉलम माइनस का। यहाँ पे भी आप कोई भी बैलेंस ले लो। बैलेंस स्टार्ट करने के लिए जो भी प्लस वाले आइटम्स है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी माइनस वाले आइटम है उसको आप यहाँ पे लिखोगे। एंड फिर जो बैलेंस आएगा, वो आपका ऑपोजिट बैलेंस हो जाएगा, कैश बुक बैलेंस या पासबुक बैलेंस। समझ में आया? प्रेजेंटेशन यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट बनेगा, आपका कोई भी स्टार्टिंग बैलेंस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ऐड माइनस सब कुछ इसी के अंदर आएगा एक ही कॉलम में। एंड लास्ट में आपको पासबुक कैश बुक बैलेंस मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पे होगा क्या पता है, जब आप ऐड करोगे ना तो इसका टोटल और यहाँ पे माइनस वालों का टोटल, दोनों का टोटल सेम आएगा, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आपका प्लस माइनस मेथड करेक्ट है। एंड यहाँ पे कैसे पता चलेगा, जब आपका कैश बुक बैलेंस पासबुक बैलेंस तक आ रहा हो जाए तो आपको पता चलेगा ये सारे ट्रीटमेंट्स आपके करेक्ट है। दोनों मेथड समझ में आ गया? अब हमें प्लस माइनस मेथड तो जब क्वेश्चन में दिया जाएगा तभी करना है। इफ नथिंग मेंशन, हमें सिर्फ और सिंपल ये मेथड फॉलो करना है, बैलेंस मेथड। स्टार्ट फ्रॉम वन बैलेंस, स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द बैलेंस एंड अराइव एट द अपोजिट बैलेंस। करेक्ट? अब ये बैलेंस मेथड से सम सॉल्व करने का एक महा ज्ञान है अपने पास, मस्त ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? डार्लिंग मेथड हमारा मेथड है। बैलेंस मेथड को, बैलेंस मेथड के हिसाब से अगर हमें सम सॉल्व करना है तो हमारी ट्रिक है डार्लिंग मेथड। सर अब ये डार्लिंग मेथड क्या होगा, थोड़ा मज़े से सुनना है, थोड़ा मस्ती करना है कि डार्लिंग हमारी जो होती है, लेट से लड़की होगी तो उसके लिए उसका डार्लिंग लड़का होता है, लड़का होगा तो उसके लिए उसकी डार्लिंग लड़की होगी, बराबर। अब जैसा डार्लिंग बोलेगी वैसा उसके बंदे को करना पड़ेगा। चेन्नई एक्सप्रेस देखा है? उसमें क्या होता है, जब दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को बोलती है कि जैसा मैं बोलेगी वैसा तुमको करनी पड़ेगी, बराबर। उसने क्या बोला, जब जब मैं तुमको देखूं तब तब तुम्हें क्या करना है? हाँ, हिलाना है, मुंडी हिलाना है। ठीक है, जब जब मैं तुमको देखेगी तुमको सिर्फ मुंडी हिलाना है, बराबर। तो हुआ क्या, वहां पे भी जैसा डार्लिंग बोलती है वैसा ही होता है, बराबर। बहुत ही फेमस जूना गाना है बट बहुत ही फेमस गाना है, जोरू का गुलाम गाना सुना है? ठीक है, उसमें क्या होता है, गोविंदा क्या बोलता है उसमें, क्या होता है, चलो गाना सुनते हैं। गोविंदा क्या बोलता है? गाना सुन, याद आ रहा है? हाँ। मेरे दिल में है जोरू, दिल की धड़कन में जोरू, मेरी आंखों में जोरू, मेरी सांसों में जोरू, अरे आगे जोरू पीछे जोरू, दाएं जोरू बाएं जोरू, जोरू 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 जोरू, शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मेरे जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। ठीक है, ये गाना है अपना, ये ट्रिक है डार्लिंग मेथड। यहाँ पे जोरू का गुलाम कौन है? जोरू का गुलाम कौन है? यहाँ पे जोरू का गुलाम, याद रखना, जोरू का गुलाम है कैश बुक। कैश बुक अपनी जोरू की गुलाम है, कैश बुक अपनी जोरू की गुलाम है। अब कैश बुक की जोरू कौन हुई? कैश बुक की जोरू है, कैश बुक की जोरू है पासबुक, कैश बुक की जोरू है पासबुक। मतलब सर
ट्रिक ये है, आइडिया ये है कि जब जब आप कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, जब जब आप कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, कैश बुक बोलेगा जो मेरा जोरू बोलेगा, जहाँ मेरी जोरू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ मेरी जोरू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगा। उसकी जोरू कौन है? पासबुक। तो पासबुक जहाँ जाएगी वहाँ जोरू उसके पीछे पीछे जाएगा। वो जोरू का गुलाम है, कैश बुक अपनी जोरू का गुलाम है, उसकी जोरू है पासबुक। तो कैश ये हो जाएगी उसकी जोरू। करेक्ट? चलो, ये समझ गया। अभी सेकंड सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास? ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट यू स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक। लिख लेते हैं ऑप्शन वन, स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक एंड अराइव एट पासबुक। बराबर। ऑप्शन टू क्या है हमारे पास? ऑप्शन टू, स्टार्ट फ्रॉम पासबुक, अराइव एट कैश बुक। ठीक है, तो इसके लिए तो सर सेम ट्रिक यूज करेंगे, लेकिन गाना अलग यूज करेंगे। गाना अलग यूज करेंगे। गाना अलग यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हम जोरू का गुलाम नहीं गाएंगे, यहाँ पे हम, हमारा जोरू का गुलाम तो फिक्स है ना। कौन है जोरू का गुलाम? कैश बुक। जोरू कौन है? पासबुक। अगर अब यहाँ पे, अगर आप सेम मेथड फॉलो करोगे, सेम ट्रिक यूज करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि जैसे जो पासबुक बोलेगी, जो पासबुक बोलेगी वैसा करोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे अलग चीज यूज करनी है, हमें यहाँ पे अलग गाना यूज करना है। प्रियंका चोपड़ा का गाना सुना है? प्रियंका चोपड़ा का गाना है एक, जंजीर पिक्चर में, पिंकी करके। सुना है? चलो, पिंकी वाले सॉन्ग में प्रियंका चोपड़ा क्या बोलती है? पिंकी है पैसे वालों की। पिंकी को क्या चाहिए? पिंकी को कैश चाहिए। पिंकी को कैश चाहिए, सिंपल। क्या आ रहा है गाने में? क्या चाहिए? क्या है ये? कैश कैश चाहिए चाहिए मुझे, मुझे, कैश कैश चाहिए, चाहिए। कैश कैश चाहिए चाहिए मुझे, मुझे, कैश कैश चाहिए। चाहिए। पैसा फेंक, तमाशा देख, नाचेगी नाचेगी पिंकी पिंकी फुल फुल टू लेट। लेट। पैसा फेंक, तमाशा दे, नाचेगी पिंकी फुल टू लेट, नाचेगी नाले जमानों की। आ आ आ, मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। ठीक है, पिंकी है पैसे वालों की, मतलब यहाँ पे जो आपकी पिंकी है वो है आपकी पासबुक। पिंकी जो है वो है पासबुक, एंड वो किसकी है? पैसे वालों की, कैश वालों की। ठीक है, उसको तो पिंकी को कैश ही चाहिए, पिंकी को कैश चाहिए। जैसे जैसे जोरू के गुलाम को जोरू चाहिए, पिंकी को कैश चाहिए। तो जब आप ऑप्शन टू यूज करोगे, ठीक है, जब आप ऑप्शन टू यूज करोगे तब आपकी पिंकी बन जाएगी पासबुक। जब आपका पासबुक बन जाएगा पिंकी, पासबुक बन जाएगी पिंकी। एंड पिंकी को क्या चाहिए? पिंकी को कैश चाहिए, पिंकी को कैश चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ जहाँ कैश जाएगी, जहाँ जहाँ कैश बुक जाएगी, वहाँ वहाँ पिंकी उसके पीछे जाएगी, वहाँ वहाँ पासबुक उसके पीछे जाएगा। दोनों ऑप्शन समझ गया? कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो वो जोरू का गुलाम, कैश बुक से चालू करोगे तो वो जोरू का गुलाम, और पासबुक से स्टार्ट करोगे तो वो पिंकी बन जाएगी। ठीक है, पिंकी वाला गाना याद करना है। चलो, इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे एक एक सम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हर एक मेथड क्या है, बैलेंस मेथड क्या है, प्लस माइनस मेथड क्या है। पहले आपने क्या, अभी तक 0.45 लिखना बाकी है, राइट? 0.45 लिख लो, फिर इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर ऑफ रिकन्सिलिएशन, फिर मेथड्स ऑफ रिकन्सिलिएशन। आई होप आप लोगों ने ये ऑप्शन वन ऑप्शन टू लिख दिया है।
एकदम अच्छे से याद रखना है, जोरू का गुलाम कौन है और पिंकी कौन है। जोरू का गुलाम कौन है? कैश बुक है हमारा जोरू का गुलाम, उसकी जोरू कौन है? पासबुक। और पिंकी कौन है? पासबुक। और पिंकी को क्या चाहिए? कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए। ठीक है, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर क्या है? 3.22, 22। चलो, साथ में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम है illustration number 2, from the following particulars prepare a bank reconciliation statement for Jindal Offset Limited। जिंदल ऑफसेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके लिए आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो। पहला आइटम दिया है आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज 2,40,000। आपको कैश बुक बैलेंस दिया है। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अकाउंट्स टू 1,36,000। हमने चेक इश्यू किया है बट अभी तक वो पेमेंट हुआ नहीं है। ठीक है। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर। हमने चेक डिपॉजिट किए जो क्लियर नहीं हुए हैं। बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1,250। लास्टली हमें पासबुक बैलेंस भी दिया गया है 286,950। 286,950। बताओ, जोरू का गुलाम यूज करना है, पिंकी यूज करना है? जोरू का गुलाम यूज करेंगे, मतलब हम कैश बुक बैलेंस से यूज करें, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विथ कैश बुक बैलेंस, अराइव एट पासबुक बैलेंस। जोरू का गुलाम क्या कहता है कि जहां मेरी जोरू जाएगी मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा। कैश बुक बोलता है जहां मेरी जोरू जाएगी वहां मैं जाऊंगा, मतलब जहां मेरी पासबुक जाएगी वहां मैं जाऊंगा। ये ऐसे मेथड हम स्टार्ट करेंगे। आपके दोनों हाथ ले लें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड आपकी है जोरू, लेफ्ट हैंड आपकी है जोरू, मतलब लेफ्ट हैंड आपकी है पासबुक। राइट हैंड आपका है जोरू का गुलाम, राइट हैंड आपका है जोरू का गुलाम। राइट हैंड इज योर कैश बुक। बराबर। पहला ट्रांजेक्शन, कैश बुक का बैलेंस कितना है? 2,40,000। ठीक है, अभी हम सेम पोजीशन पे रखेंगे। 2,40,000 कैश बुक का बैलेंस है। ये आप जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में यू हैव टू राइट बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 2,40,000। बराबर। सेकेंड पॉइंट, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अकाउंट्स, बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। इट मीन्स हमने चेक इश्यू किया है, हमने पेमेंट किया है, बट अभी तक हमारे बैंक में से पेमेंट डिडक्ट नहीं हुआ है। इट मीन्स जब हमने चेक इश्यू किया रहेगा, हमने कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर ली होगी, कैश बुक इमीडिएट पासबुक लेटर, कैश बुक इमीडिएट पासबुक लेटर। कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड होगा, मीन्स कैश बुक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा? कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड करोगे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, राइट? कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। पासबुक किधर है? ऊपर। जोरू का गुलाम कौन है? कैश बुक। वो क्या बोलेगा? जोरू देख रहा है, जोरू ऊपर है, पासबुक ऊपर है, मेरे को जोरू के पास जाना है, मेरे को पासबुक के पास जाना है, मैं पासबुक के पास आऊंगा, ऐड हो जाएगा। जहां जहां उसकी जोरू जाएगी वहां वहां वो जाएगा। अगर वो नीचे है तो जोरू के पास चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर जोरू नीचे है तो वो जोरू के पास जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ गया? ट्रांजेक्शन नंबर 2 का ट्रीटमेंट है एडिशन। आप टू 1,36,000 ऐड करोगे टू योर कैश बुक बैलेंस, टू योर कैश बुक बैलेंस। कैलसी पे ले लो। 2,40,000 इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। 2,40,000 प्लस 1,36,000 एज इट इज रखना, इज इक्वल टू मत करो उसमें, और कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। नहीं, कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है, अभी आगे और प्लस माइनस करना है। ठीक है, चलो। ट्रांजेक्शन नंबर 3, सेम पोजीशन पे आ जाओगे वापस। अभी आप जब भी नया ट्रांजेक्शन देखोगे यू विल कीप एट द सेम लेवल। ओके, आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले कम हो गया था, सेम लेवल से स्टार्ट करना है। चलो। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू 90,000। इट मीन्स हमारे पास चेक रिसिप्ट था, हमें चेक मिले हैं, बट वो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पेमेंट अभी तक गया नहीं है। इट मीन्स हमने जब भी चेक रिसीव्ड किया होगा, चेक डिपॉजिट किए होंगे, तब हमने कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी होगी, कैश बुक इमीडिएट पासबुक लेटर। तो कैश बुक में एंट्री क्या करेंगे? रिसिप्ट साइड होगा, पेमेंट साइड होगा?
तुम्हें चेक्स मिले हैं ना, तुम्हें चेक्स मिले, तुम्हें पैसे मिले हैं, तो आप चेक कैश बुक को रिसीव करोगे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश बुक गई तुम्हारी ऊपर, जोरू का गुलाम गया ऊपर। वो देखेगा अरे जोरू तो मेरी नीचे है, तो मैं भी नीचे चले जाऊंगा, मैं भी नीचे चले जाऊंगा, तो मैं माइनस हो जाऊंगा। तो ये 90,000 आपका माइनस हो जाएगा। टैक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिक्स दे दिए हैं आपको, अभी सिर्फ प्लस माइनस का गेम खेलना है। ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 4, सेम पोजीशन। बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300। बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है। अगर आपका एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस चार्ज हो गया है तो आपका पासबुक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? क्यों ऊपर? तो बैंक चार्जेस है ना, बैंक चार्जेस है आपका, बैंक चार्जेस। हाँ, बैंक चार्जेस से आपका बैंक बैलेंस कम होता है बढ़ रहा है? तो पासबुक ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? नीचे जाएगी ना, आपका एक्सपेंस है तो पासबुक नीचे गई। पासबुक हल्की सी नीचे गई 300 से, कैशबुक बोलेगा अरे मेरी जोरू किधर चली गई, नीचे चली गई, तो नीचे चले आएंगे, माइनस कर देंगे। 300 भी आप माइनस कर दोगे, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300 माइनस। नेक्स्ट, सेम पोजीशन। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1250। इंटरेस्ट इज योर इनकम या एक्सपेंस? आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। क्यों? ये पासबुक में है, ये पासबुक में बोला है क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमारा हमने जो कॉजेज ऑफ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, इतने 10 एग्जाम्पल पढ़े, उसमें फोर्थ एग्जाम्पल तो था, फोर्थ या फिफ्थ फिफ्थ एग्जाम्पल था। याद आ रहा है? देखो, बैंक के पासबुक में उल्टा होता है, अगर पासबुक में बोला है क्रेडिट मतलब पैसा आया है, पासबुक में बोला है डेबिट मतलब पैसा गया है ना। ये देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, नंबर 5, आपका इनकम हुआ ना ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कैसा होगा? आपके बैंक के पासबुक में एंट्री आ गई है, बैंक के पासबुक में एंट्री आ गई है इंटरेस्ट की अमाउंटिंग टू 1250। सेम पोजीशन, पासबुक बोलेगी इंटरेस्ट इनकम है, पासबुक कहाँ चली जाएगी? ऊपर। जोरू का गुलाम किधर है? नीचे। जोरू का गुलाम बोलेगा मेरे को मेरी जोरू के पास जाना है, वो जोरू के लिए ऊपर चला जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, तो 1250 ऐड हो जाएगा। अभी फटाफट यहाँ पे हमने लिखा ट्रांजेक्शन नंबर 2 ऐड होना है, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट। अब आप 240 से स्टार्ट करो, कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करो, और ये सारे ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट देने के बाद चेक करो आपका पासबुक बैलेंस कितना आता है। कर लिया? पासबुक बैलेंस आपका मैच हो गया 2,86,950। बस ऐसे ही हमें लिखना कैसा है एक बार वो देख लो। आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, स्टेटमेंट बनाओगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहला लाइन आप जो भी बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो वो लिखोगे, कैश बुक बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक अमाउंट। उसके बाद जो भी ऐड करना है ऐड करोगे, लेस करना है लेस करोगे, एंड लास्ट में यू विल अराइव एट योर पासबुक ऑफ द अपोजिट बैलेंस, जहां से स्टार्ट किया उसका अपोजिट बैलेंस आपको मिल जाएगा। करेक्ट? कोई डाउट? चलो, जैसे ये ट्रिक आ गई, जैसे ये ट्रिक आ गई, आपको भी सोचना ही नहीं पड़ रहा ना ज़्यादा कुछ भी, कि क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है क्यों हो रहा है। नहीं तो अगर आप बिना बिना ट्रिक के यूज़ करते, बिना ट्रिक के आपको समझना पड़ता कि ये ट्रांजेक्शन है क्या एक्चुअल में, और उसका हम इफेक्ट लिखते फिर हम उसका सॉल्यूशन करते। उससे अच्छा कुछ सोचना नहीं है, बस जोरू का गुलाम है या पिंकी मेथड है वो याद करना है। जोरू का गुलाम कर रहे हो तो कैश बुक से स्टार्ट करोगे, पासबुक पे आओगे, जोरू का गुलाम आपका कैश बुक है, जोरू है आपकी पासबुक। पिंकी मेथड फॉलो कर रहे हो तो पिंकी हो जाएगी आपकी पासबुक। पिंकी को क्या चाहिए? कैश चाहिए, मुझे कैश चाहिए। ठीक है,